क्या भाई साहब, आपका साउंड कभी चल रहा है कभी बंद हो रहा है। एक तो आप लेट आए, ऊपर से आपकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं दिख रही। कभी आवाज़ मोटी हो रही, कभी पतली हो रही, कभी भरभरा रही है। सारे हमारे ऑडियंस गुस्सा कर रहे हैं, सिंगर हमारे वो नाखुश हैं। कैसे आप ऑपरेट कर रहे हैं, कैसा साउंड आप लेकर के आए हैं। ऐसी ही समस्याएं आपके सामने आती रहेंगी अगर आप एक अच्छे ऑपरेटर नहीं बने तो अगर आपको ये सब बातें नहीं सुनना है तो आइए इस वीडियो को आप देखिए और अपने आप में सुधार लाइए। नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आप सबका हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीजे और साउंड सिस्टम में होने वाले नुकसान से कैसे बचें। किस प्रकार से आपके नुकसान होते हैं जो कि आप लॉस में चले जाते हैं। ये नुकसान कहीं और से नहीं होते, ये नुकसान कोई और नहीं करता, ये नुकसान हमारे द्वारा ही होते हैं। क्योंकि हम सब लोग ये नहीं जान पाते कि हमारे डीजे और साउंड सिस्टम में हमारी किन कमी की वजह से ये हमारे नुकसान में जा रहा हूँ मैं। क्योंकि पैसा कमा करके किसी भी प्रकार का डीजे या साउंड सेटअप खरीद लेना और रख लेना ही नहीं काफ़ी होता है। हमें उससे जितना पैसे कमाना है, जितने का ख़रीदा है, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से हमें उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसके पैसे का प्रॉफिट भी रखना है, हमें बचाना है। सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है साउंड सिस्टम और डीजे वालों के लिए। तो दोस्तों, इसी विषय पे हम आज बात करेंगे। 9 बातें ऐसी हैं जो आपके डीजे और साउंड सिस्टम में होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। किस प्रकार से आप बचेंगे, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, जो कि आपके लॉस में जो सिस्टम जा रहा है, आपका जो लॉस में आपका बिजनेस जा रहा है, उससे आप कैसे बच सकते हैं। मात्र 9 बातें ऐसी हैं जिनको आप सुधार करेंगे तो आपका सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका जो लॉस हो रहा है वो आपको बच जाएगा। तो वीडियो में ज़्यादा समय ना बेकार करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और हम बात करते हैं अपने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो पूरा आप सुनिए। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात को आधी यहाँ से आपको मिले आधी वहाँ से मिले। ज़रूरी नहीं कि सबका तरीका एक हो सके। वीडियो मिल सकती हैं आपको, लेकिन सबके तरीके अलग हो सकते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और वीडियो में आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपना बहुमूल्य समय निकाल करके अपना विचार जरूर रखें। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 क्या है? प्रोग्राम बुकिंग करने के बाद और प्रोग्राम करने से पहले जो प्लेसमेंट होता है उस प्लेसमेंट का विजिट करना। नंबर 1 बात। अब बात करते हैं कि उससे क्या फ़ायदा होगा, हमारा प्लेसमेंट विजिट करने से क्या फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, जब हम किसी भी प्रकार का प्रोग्राम बुक करते हैं, प्रोग्राम बुक करने के बाद हमें प्लेसमेंट की विजिट करने से ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या प्लेसमेंट है, वहाँ पर हम उस हिसाब से अपने साउंड सिस्टम को ले जा सकते हैं। उतने समय से पहले हमें वहाँ पर सामान को लेके पहुँचना है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी आपको बुक करना है। मान लीजिए सामान किसी फ्लोर पे चढ़ाना है, प्रोग्राम किसी फ्लोर पर है, मंजिल के ऊपर है, तो वहाँ पर आपको सामान ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। सामान चढ़ाने के लिए आपको समय चाहिए, लेबर चाहिए। आपको प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए पूरी तरह से मानसिक तनाव से बाहर होना चाहिए। प्लेसमेंट विजिट करने से आपका ये फ़ायदा होगा कि आप समय से पहले पहुंचकर अपना इंस्टॉलेशन कर देंगे और आप मानसिक रूप से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, ताकि आपका अपना प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से ऑपरेट कर सके। अब बात करते हैं नंबर 2, वेन्यू की वैल्यू। कहने का मतलब, जो आपका बुकिंग हो रखा है, जो आपकी वेन्यू कहती है कि भाई हमारी जो गैदरिंग है 500 आदमी की है, हमारा जो लोड है वो 500 वाट का है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि 500 वाट की जगह पर आपको कम से कम 600-700 वाट या आपके पास उससे संबंधित जिस प्रकार के स्पीकर्स हैं वो आपको लेके जाना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि हैवी पावर के स्पीकर्स को आप कम वॉल्यूम पे आप चला लेंगे। आपका कोई वहाँ पे हमिंग नहीं आएगा, नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी आवाज़ आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप कम पावर के स्पीकर या जितने की ज़रूरत है उतने ही पावर के स्पीकर्स और एम्पलीफायर आप लेके गए तो क्या होगा? मान लीजिए आपका प्रोग्राम अच्छा चलने लगा, तो गैदरिंग बढ़ने के लिए किसी को अनाउंसमेंट तो उतना किया नहीं जाता कि आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। प्रोग्राम अच्छा लगा तो कोई भी इंसान वहाँ पे आके
खड़ा होकर सुन सकता है, बैठ के सुन सकता है, तो गैदरिंग बढ़ती, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल्स की संख्या बढ़ जाती है। तो जब संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर आवश्यकता पड़ जाती है आपके साउंड की रिक्वायरमेंट की। तो आप साउंड तो उतना ही लेके गए जितने की आपकी ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो गई, आदमी ज़्यादा इकट्ठा हो गए वहाँ पे, तो आप साउंड कैसे आप बढ़ाएंगे? ज़बरदस्ती आप एक्स्ट्रा साउंड खोलने की कोशिश करेंगे तो कभी फ्लोर की आवाज़ भी एक्स्ट्रा आ सकती है, कहीं आपके हमिंग हो सकती है, या कहीं झरझराहट भरभराहट हो सकती है, या जो जो एक फ्रीक्वेंसी आपका बास और ट्रबल हाई मिड एक अच्छी क्वालिटी के अंतर्गत निकलनी चाहिए, वो नहीं निकल पाएगी। वहाँ पे आपका प्रोग्राम कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो सकता है, ख़राब हो सकता है। कहने का मतलब आप कहीं ना कहीं वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकते हैं, या जो क्लाइंट है वो क्लाइंट आपसे नाखुश हो सकता है। जब नाखुश होगा या तो आपको इंसल्ट करेगा, या तो आपका अपमान करेगा, या तो आपके पैसे काटेगा। अब बात करते हैं नंबर 3, वोल्टेज स्टेबलाइजर। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर का। वोल्टेज स्टेबलाइजर हमारे सिस्टम को अच्छी मात्रा में वोल्टेज को मैनेज करके, इस्टेब्लिश करके प्रदान करता है, क्योंकि जब हमारे सिस्टम पर लोड पड़ता है, आवाज़ अच्छी मात्रा में खोली जाती है, तो वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी किसी भी एम्पलीफायर को अच्छी मात्रा में देने के लिए जब तक उसके पीछे कोई प्रोसेस नहीं लगाया जाता, कोई प्रोसेसर नहीं लगाया जाता, या कोई माध्यम नहीं लगाया जाता कि भाई यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अभी हमारा 200 वाट का लोड था, अब 300 वाट का लोड पड़ने लगा, तो इसकी जो खुराक कम पड़ रही है, इसको खुराक कौन देगा? तो जब तक वहाँ पे कोई माध्यम नहीं लगाया जाएगा तब तक वो खुराक पूरी नहीं हो पाएगी। जब खुराक पूरी नहीं हो पाएगी, उसको बिजली पूरी मात्रा में मिल नहीं पाएगी, तो आपकी जो आवाज़ है अप एंड डाउन या थोड़ा सा दबेगा, सिस्टम दबेगा। जो एक फोर्स होता है ना, एक प्रेशर से जो आवाज़ निकलती है, कहीं ना कहीं वहाँ पर उस चीज़ की कमी आपको महसूस होगी। और दूसरी बात क्या है कि वोल्टेज स्टेबलाइजर ना लगाने से किसी भी प्रकार की अगर फ्लक्चुएशन होती है, करंट में फ्लक्चुएशन होती है, तो किसी न किसी पार्ट को डैमेज कर सकता है, या किसी स्पीकर को डैमेज कर सकता है। वोल्टेज ओवर होने से, वोल्टेज लो होने से भी कुछ ना कुछ नुकसान हो सकते हैं, और जो करंट की वैल्यू है और जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो उसमें भी बहुत ड्रॉप एंड डाउन कर सकता है। तो वोल्टेज एक स्टेबलाइजर जो होता है, वो चाहे आप अपने हाथ का मैनुअल बनवा के लगवाएं, या सर्वो है जो स्टूडियो मास्टर का आता है, या बहुत सारे हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर जो होते हैं। किसी भी प्रकार के स्टेबलाइजर हो, मैनुअल हो या ऑटोमेटिक हो, लेकिन स्टेबलाइजर इज़ कंपलसरी इन द साउंड सिस्टम। बहुत बड़ा रोल है इसका स्टेबलाइजर का साउंड सिस्टम में। तो अगर आप साउंड सिस्टम में स्टेबलाइजर नहीं लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपकी क्वालिटी की कमी देखने को मिल जाएगी, या तो आपके किसी न किसी प्रोडक्ट में नुकसान हो जाएगा, ये पक्की बात है। अब बात करते हैं चौथा नंबर, मैचिंग एम्पलीफायर एंड स्पीकर्स की मैचिंग। दोस्तों, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे क्या नुकसान हमारा होने वाला है? देखिए, क्या होता है कि किसी भी एम्पलीफायर को किसी भी स्पीकर के माध्यम से जोड़ के चला देना और चल जाना, ये एक अलग बात होती है। लेकिन अच्छी क्वालिटी की जो एक परफॉर्मेंस देने वाला एक एम्पलीफायर और एक स्पीकर्स की जो मैचिंग होती है, एम्पीडेंस से लेकर के उसके पावर वाटेज तक का, पावर आउटपुट तक की बात इसमें इंक्लूड है। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपके पास 300 वाट के एम्पलीफायर है, वहाँ पर आप 400 वाट तक, 350 वाट तक, 300 वाट तक अगर आपके स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ का जो रिज़ल्ट होगा वो इतना अच्छा रिज़ल्ट होगा कि कोई कह नहीं सकता कि भाई आवाज़ कहाँ से आएगी। जैसे सिस्टम चला, प्रोग्राम चला, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो या प्रोग्राम अपने गति पे स्टार्ट हो चुका हो, चल चुका हो, तो लोग देखते हैं कि आवाज़ आ कहाँ से रही, इतनी सुरीली आवाज़, इतनी अच्छी आवाज़ कहाँ से आ रही है। यहाँ पे कोई लो बोल रहा है, कोई हाई बोल रहा है, लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रही। ऐसा लग रहा है कि हारमोनियम अलग बज रहा है, कीबोर्ड, ऑक्टापैड, ढोलक, तबला सब अलग अलग बज रहा है, लेकिन सब सुनाई दे रहा है बराबर। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है, स्पीकर मैचिंग की होती है। हाँ, स्पीकर से एम्पलीफायर 10%, 5% से लेके 10% तक आपका पावर एक्स्ट्रा होना चाहिए। इतनी मैचिंग आपके स्पीकर और एम्पलीफायर के बीच की होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं नंबर 5 की,
नंबर 5 में आता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं? हमारी फ्रीक्वेंसी जितनी 4-5 प्रकार के जो फ्रीक्वेंसीज बनी हैं, और भी इससे ज़्यादा मिला जुला करके भी बनी हैं। जैसे कि आपका हाई फ्रीक्वेंसी हो गई, मिड फ्रीक्वेंसी हो गई, लो फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहाँ पर आपकी लो मिड भी फ्रीक्वेंसी होती है, हाई मिड भी फ्रीक्वेंसी होती है, और कहने का मतलब 31 बैंड तक की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ये सारी फ्रीक्वेंसीज की जानकारी एक अच्छे साउंड इंजीनियर या साउंड मास्टर या साउंड ऑपरेटर की एक अच्छी पहचान होती है। अगर उसको फ्रीक्वेंसीज की नॉलेज है और उसको अनुभव है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा और किस फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है, किस फ्रीक्वेंसी पे ख़त्म होता है, या कितनी फ्रीक्वेंसी के बीच में ये इंस्ट्रूमेंट चलता है। जैसे ढोलक हमारा है लो मिड हाई मिड के बीच में चलता है, मिड और लो मिड के बीच में हमारा ढोलक चलता है, क्योंकि उसमें बायां और दायां बोलते हैं, कहीं चाटी या बेस बोलते हैं, बास बोलते हैं, या गद्दा बोलते हैं। तो दोनों चीज़ों को मिला करके ढोलक की जो क्वालिटी है वो पूरी होती है। कीबोर्ड है वो हमारा हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा रन करता है। तो इसी प्रकार से क्या है कि हम जब भी ढोलक की आवाज़ सेट कर रहे हैं या किसी सिंगर की आवाज़ सेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसीज़ की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ज़बरदस्ती कोई भी कीबोर्ड वाला कह रहा, ढोलक वाला कह रहा है और बेस खोलिए और बेस खोलिए, आपने मतलब कि 75% से ज़्यादा ही आपने लो फ्रिक्वेंसीज़ को इंक्रीज कर दिया। तो एक बात बताइए, आपने सिर्फ ढोलक को ही सबका बाप बना दिया, तो बाकी लोगों की जो बेस हैं, बास है और लो फ्रिक्वेंसीज हैं, चाहे वो किसी सिंगर की हो, चाहे ऑक्टापैड की हो, या तबला की हो, या गिटार की हो, वो सब कहाँ जाएगा? अगर सब केवल बास ही बास आपका लो फ्रिक्वेंसी ही चला जाएगा, तो बाकी मिड और हाई कौन निकालेगा? कहाँ जाएगा? कहाँ से आप भेजेंगे? तो फ्रिक्वेंसीज की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं नंबर 6, पीक लाइट। पीक लाइट आप सबको पता है, हमारे मिक्सर्स में पीक लाइट फेडर के नीचे सबसे पहले पीक लाइट दिया जाता है। या तो फेडर के नीचे होता है या तो फेडर के जस्ट ऊपर होता है पीक लाइट। पीक लाइट क्या होती है? पीक लाइट भी की जानकारी भी होना, चाहे वो हमारा साउंड इंजीनियर और ऑपरेटर हेल्पर कोई भी हो, जो भी ऑपरेट कर रहा हो, उसको इस बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब पीक लाइट कैसे हम पता चलेंगे कि भाई पीक लाइट अगर आ रहा है, पीक लाइट स्टार्ट हुआ ख़त्म हो गया, चालू हुआ बंद हो गया, चालू हुआ बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि आपके जिस चैनल में पीक लाइट आ रही है और जा रही है, तो कहीं न कहीं से किसी न किसी माध्यम से आपके माइक के द्वारा उस पर्टिकुलर उस चैनल में इनपुट लेवल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवेश कर रहा है। आपको उसको मैनेज करना है कि बिल्कुल ना के बराबर पीक लाइट आनी चाहिए, तब तक आपका विदाउट नॉइस आपकी आवाज़ चलेगा। अब बात कर लेते हैं 7वें नंबर की। 7वां नंबर का जो टॉपिक है प्रोग्राम की टाइमिंग। दोस्तों, सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है आपके टाइम टेबल का, चाहे वो बुकिंग करते समय की बात हो, चाहे वो प्रोग्राम करते समय की बात हो, डीजे की बात हो, या हो साउंड सिस्टम की बात हो। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इस बारे में। या अगर आप टाइमिंग का मैनेज नहीं करेंगे, आपका समय का कोई महत्व तो नहीं है आपके बारे में, तो आपको नुकसान इसमें इस तरह से उठाना पड़ जाएगा कि मान लीजिए आपने कह दिया कि भाई सुबह से लेके सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक का आपका कार्यक्रम हमारी तरफ से बुक है। आपने अपने ट्रांसपोर्ट को भी वही टाइमिंग दे दिया कि सुबह 9 बजे छोड़ना है, शाम को 5 बजे वहाँ से सामान उठाना है। लेबर को भी बता दिया, ऑपरेटर को भी बता दिया आपने। आपके कोई टाइम का परवाह नहीं, आप चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं। शाम को 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, तो नुकसान किस तरह से होगा आपका? नुकसान इस तरह से होगा कि जो टाइमिंग से आपने ट्रांसपोर्ट बुलाया वो खड़ा रहेगा, वो गुस्सा करेगा, वो या उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। लेबर आपसे एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड कर सकता है, आपका ऑपरेटर आपसे एक्स्ट्रा पैसे का डिमांड कर सकता है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, तो उसका पैसा मांगना जायज़ बात है और आपको देना पड़ेगा। अगर आपने क्लाइंट को इस बात नहीं समझाई, क्लाइंट से आपने ये शर्तें नहीं रखी, ये बातें नहीं बताई हैं, तो आपको ही ये नुकसान उठाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 8। ये एक प्रोग्राम के अंदर सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है। इससे भी अधिक रोल जो होता है वो आखिरी पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बात कर लेता हूँ 8वें नंबर पॉइंट की, जो है आई कांटेक्ट। प्रोग्राम चलते समय से लेकर के चालू होने से लेकर एंड तक आई कांटेक्ट का बनाना बहुत महत्वपूर्ण बात है।
आपके म्यूजिशियन से लेकर के आपके सिंगर तक और आपका ऑपरेटर, दोनों के बीच में ये जो 3 ग्रुप हो जाता है हमारा, ऑपरेटर, सिंगर और म्यूजिशियन, इन तीनों के बीच का जो आई कांटेक्ट होता है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें फ़ायदा क्या है हमारा और नुकसान क्या है? आई कांटेक्ट बनाने से क्या होता है कि आपने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का कोई म्यूजिशियन हो, जैसे ढोलक की चांटी है या गद्दा है, तो उसी तरफ का हाथ, अगर उसको ढोलक की चांटी को इंक्रीज कराना, आवाज़ बढ़ानी, तो क्या करता है, ढोलक के बराबर से अपना हाथ हल्का सा ऊपर करता है। मतलब अगर आप समझदार हैं और वो समझदार है तो इशारों में आपकी बातें हो जाती हैं, किसी ना तो ऑडियंस को पता चलता है, ना क्लाइंट्स को पता चलता है, ना तो वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस पैदा होता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कम समय में बिना किसी के जानकारी के, बिना किसी शोरगुल किए हुए आपको उसने अपनी बात बता दी और आपने उस चीज़ को मैनेज कर दिया। आपका काम बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। सिंगर आपका कह रहा है, गले पे उंगली रख रहा है, भाई गला खींच रहा है, मतलब गला पकड़ रहा है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कहीं इसकी मिड कम तो नहीं है या इसकी लो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं खुली है, कहीं इसका गला ही तो नहीं बहुत लो फ्रिक्वेंसी में बना हुआ है या बैठा हुआ है। तो उस सब चीज़ों को आपको मैनेज करना है। अब अगर आपको आई कांटेक्ट नहीं बना के रखेंगे तो कोई भी इंसान हो कब तक आपको इशारा करता रहेगा, कहीं ना कहीं से किसी न किसी से तो बोलेगा, या तो किसी से बोलेगा भैया साउंड मास्टर को बोलिएगा ज़रा वो इस चीज़ को सही करें, उससे भी आप नहीं ध्यान देंगे, कई बार वो बार बार किसी और के माध्यम से बोलेगा तो आपके माइक में अनाउंसमेंट कर देगा, भैया कैसे आप साउंड मास्टर हैं, हमारा गला खा रहा है, ढोलक की आवाज़ को पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, सिर्फ ढोलक की आवाज़ सुनाई दे रही, कीबोर्ड की आवाज़ सुनाई दे रही, सिंगर को तो पता ही नहीं चला सिंगर कहाँ गा रहा है। तो भैया इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी बात है। साउंड ऑपरेटर बन जाना, साउंड मास्टर बन जाना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती है, आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए डीजे वाले ही मान लीजिए, तो क्या डीजे वालों को आई कांटेक्ट बना के नहीं रखना चाहिए? भाई स्टेज पे डांस करने वाले के तरीके से ही पता चल जाता है कि बंदा किस प्रकार के गाने के ऊपर वो डांस करना चाहता है, माहौल क्या है, समय क्या है, सिचुएशंस क्या है, प्रोग्राम किस थीम पर बना हुआ है, किस थीम के बारे में आपका प्रोग्राम चल रहा है, उस तरीके से आपको वहाँ पर वो गाना प्ले करना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर और भी है, जो आई कांटेक्ट की बात है, तो प्रोग्राम चालू होने से पहले जो हमारे कुछ गीत वगैरह चलते हैं, तो वहाँ पर उस जिस प्रकार का वहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, मान लीजिए कि किसी का जन्मदिन का प्रोग्राम है, वहाँ पे कोई जागरण, कीर्तन, भजन, सुंदरकांड, रामायण होना है, तो आपको कम से कम उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उस जन्मदिन से संबंधित कुछ ना कुछ गीत वहाँ पे आपको प्ले करने हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको वहाँ पर वो माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम लास्ट बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, 9वीं बात ये है कि चेक वायर कनेक्शंस एंड केबल्स। आप अपने वायर, अपने केबल्स के कनेक्शन प्रोग्राम में जाने से पहले आपको चेक करना पड़ता है और चेक करना पड़ेगा अगर आपको नुकसान से बचना है तो। ये साउंड सिस्टम और डीजे का काम ये होता है, सबसे बड़ा खतरनाक काम साउंड सिस्टम को होता है, क्योंकि उनके अंदर जो वायर्स की संख्या होती है और केबल्स की संख्या होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे बार बार रिसाइकल करना पड़ता है, हमें उन केबल्स को, उन वायर्स को फोल्ड करना पड़ता है, फिर से हमें फैलानी पड़ती हैं, फिर से मोड़ना पड़ता है। तो या तो कहीं कभी स्पीकोन कुछ डैमेज हो सकता है, या कोई माइक की केबल डैमेज हो सकती है, कोई स्पीकोन या एक्सएलआर हमारे जो है उससे जो कंटिन्यूसी है वो हट सकती है। तो अगर चलते प्रोग्राम में वहाँ पे डिस्टरबेंस हुआ, स्पार्किंग किया, कुछ हुआ, तो फिर आपका वहाँ पे या तो स्पीकर आपका जाएगा या तो आपके मिक्सर पे कुछ प्रभाव डाल देगा, नहीं डालेगा तो सबसे बड़ा खतरनाक जो काम करेगा आपकी क्वालिटी के ऊपर वो डाल देगा। और क्वालिटी ख़राब होते ही क्लाइंट के आवाज़, मुँह से एक ही आवाज़ आती, भैया तुमने मेरा सब सत्यानाश कर दिया, मैं तो पैसे काटूंगा। भाई लो जी, उसने तो एक शब्द कह दिया, मैं तो पैसे काटूंगा, लेकिन आपका काटना नहीं पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट को भी आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा, ऑपरेटर को उतना ही पैसा देना पड़ेगा, और जो आपका हेल्पर है उसको भी आपको उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। और जो आपका एक्सपेंसेस हुआ, वहाँ पे जो खर्च हुआ है, चाहे वो आपके जैसे आपका मान लीजिए जो एक्सेसरीज आपके खर्च होते हैं, चाय नाश्ता हो गया, आपका टेप हो गया, वहाँ पे आपका टेस्टर हो गया, या आपके जो वायरलेस माइक की बैटरीज हो गई, कौन कम कर देगा कि आपको वहाँ पे क्लाइंट ने पैसा काट लिया, मुझे भी कम कर दो, कोई कम नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आपको इन सब नुकसान से बचना है तो आपको इन सब चीज़ों पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में
इतना ही। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।